हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। सो जीएस फिल्म्स रिवीजन सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, एंड दिस इज़ प्रोबेबली लास्ट क्लास फॉर एनवायरनमेंट सेक्शन। और आज हम लोग वही सेम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 2020 में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आपको बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा पेपर में। जैसा कि लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने बात किया था कि जो 2019 का पेपर था ये एक शिफ्ट दिया था, मतलब इन्वायरमेंट में जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह पूछे जाते थे उससे हट करके अलग थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनना शुरू हुआ था। और 2020 में ये खुल करके बाहर, मतलब एकदम से कह लीजिए कि इन्वायरमेंट की जो सेंटिमेंट थे वही चेंज हो गया पूरी तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट में आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट इसी लाइन एंड लेंथ पे 2021 का भी पेपर जो है प्रोबेबल है। अब देख लेते हैं कि आखिर में इस इन्वायरमेंट के सेक्शन में, हालांकि जो इन्वायरमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें आया क्या क्या था। जो एम्फेसाइज किया जा रहा है वो नेशनल पार्क पर किया जा रहा है। नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इन सब पर अभी भी पूरा एम्फेसाइज है। लेकिन ये एम्फेसाइज है ज्योग्राफी को लेकर के। ज्योग्राफी की चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ज्योग्राफी इन द सेंस कि कौन से नदी के किनारे है या फिर कैसा क्लाइमेट है ना, इस तरीके की चीज़ें जो 2019 में भी पूछी गई थी, सेम वैसा ही पैटर्न लगभग फॉलो किया गया था 2020 के भी पेपर में। सेकंड थिंग, बायोटेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी अब आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी कुछ इसी से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाइज ये आएगा। ज्योग्राफी में अब कंसेप्ट को सीधे नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जैसे एल नीनो कंसेप्ट है तो एल नीनो को डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है, उसका इफेक्ट के बेसिस पर पूछा जा रहा है। जैसे क्या इसका इफेक्ट मानसून पे कैसे पड़ेगा, या फिर ओशियन के हीटिंग में कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्मेट में चीज़ें पूछी जा रही हैं। बाकी थोड़ा सा साइंस एंड टेक है, इसमें तो कोई चीज़ें ही नहीं है। सो दिस इज़ द मेन थिंग। ये वो चीज़ है जो बेसिकली इन्वायरमेंट में एक शिफ्ट देखने को मिला, जो कि पहले बेसिक कंसेप्ट पर चीज़ें पूछी जाती थी, वो अब चेंज हो करके कह सकते हैं कि थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्मेट, एडवांस फॉर्मेट में चीज़ें पूछी जा रही हैं। एंड 2021 में भी यही प्रोबेबिलिटी है, इसी बेसिस पर ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट जरा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और ये भी देखेंगे कि आखिर में ये आया है तो क्यों आया है, एंड क्या सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, या फिर सोर्सेज क्या फॉलो कर सकते हैं। इवन जो लोग भी 2022 में भी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि यही पैटर्न अब देखिए आगे चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इट वॉज अगेन रिलेटेड विथ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी वाला सेक्शन है। अब जैसे कि अभी रिसेंट में कुछ चीज़ें न्यूज़ में हमेशा बनी थी, जैसे कि इन विट्रो, ठीक है, फर्टिलिटी, आईवीएफ टेक्निक आपको पता होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको बोलते हैं। दिस इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। हालांकि पहले ये टेक्नोलॉजी हमारी बहुत पुअर थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गई है, एडवांस हो गई है, और अब सक्सेस रेट भी क्या है, बढ़ गया है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, सरोगेसी भी न्यूज़ में बना ही रहता है, तो सरोगेसी पर भी यही सब चीज़ें हैं इनफैक्ट। और थोड़ी सी बातें आ रही हैं स्टेम सेल से रिलेटेड। अब देखिए, स्टेम सेल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एवरग्रीन है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जब कोविड की बातें चल रही थी तो एक प्रोबेबिलिटी थी कि स्टेम सेल से क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता था, लेकिन नहीं पूछा गया। पूछा गया प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को लेकर के। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। अब देखिए, जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है ये बेसिकली न्यूज़ में बना हुआ था, लेकिन इसका नाम ऐसे प्रो न्यूक्लियर के नाम से नहीं न्यूज़ में आया था। इसका नाम आया था माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र के फॉर्मेट में चीज़ें आई थी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं सपोज़ इसको 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मदर फादर है, ठीक है, और मदर फादर में जो मदर है, इस मदर को कुछ डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है वो ऑब्वियस सी बात है जेनेटिकली आगे जा कर के मतलब ट्रांसफ़र भी हो सकती है। लेकिन इस मदर में डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है इनकी माताजी में। अब आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। देखिए, जब भी कोई सेल होती है,
हालांकि सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जो आपकी प्लांट सेल होती है और दूसरी होती है जो आपकी एनिमल सेल होती है। एनिमल का मतलब ह्यूमन भी है यहाँ पर। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो प्लांट सेल होती है इसमें बाहर में सेलुलोज की एक लेयर होती है, और जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, डायरेक्टली यहाँ पर अंदर क्योर में आ जाता है। अब अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो ये मान लेते हैं कोई एक नॉर्मल सी कोई एक सेल है। इस सेल में हालांकि अगर प्लांट सेल देखेंगे तो एक सेल और इसके बाहर भी एक और लेयर होती है, ये बाहर लेयर सेलुलोज की होती है। जैसे प्लांट में देखे होंगे ना, बाहर बाहर काली काली ब्लैक ब्लैक कलर की एक परत होती है, वही है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में ये प्लाज्मा भरा होता है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली प्लाज्मा। इसीलिए जो होता है जब भी आप पेड़ के जो बाहरी स्टेम होती है ना, उसको अगर आप एक लेयर निकाल देंगे तो चिपचिपा सा लगता है कि यार कुछ चिपचिपा सा चीज़ें हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में एक प्लाज्मा बेसिकली भरा होता है। अब इसके अंदर में जो चीज़ होती है प्लांट में, वही सेम होता है लगभग एनिमल में भी। एक छोटा सा डिफरेंस होता है वैक्यूओल को लेकर के। वैक्यूओल एक चीज़ होती है, उसी को लेकर के एक डिफरेंस होता है, लेकिन खैर हमारे लिए काम का नहीं है तो यू कैन स्किप दिस। वैक्यूओल बेसिकली होता है जहाँ पर डेड सेल्स जाती हैं। अब देखिए, ये जो एनिमल सेल है इसके अंदर जो है पूरा साइटोप्लाज्म वगैरह भरा होता है, जो बेसिकली एक तरीके से कह लीजिए कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए है। अब इसके अंदर में तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। दिस इज़ द मेन एलिमेंट, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ही बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग या फिर कह लीजिए कि ये एक तरीके से बताता है कि बंदा कैसे जो जेनेटिक्स होती है वो यहीं से ट्रांसफ़र होती है, बेसिकली न्यूक्लियस है। यहाँ पर होता है डीएनए और यहीं पर होता है आरएनए। लेकिन इसके अलावा सेल में एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। तो दिस इज़ बेसिकली द पावर हाउस, और इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम लोग इतना डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। दिस इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेट ऑफ डीएनए होते हैं, कुछ फॉर्मेट ऑफ डीएनए होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, इतना समझ में आ गया, ये तो सेल है, बेसिक सी बात है। मदर फादर में क्या हुआ कि मान लेते हैं आगे जा करके जो भी बच्चा होता है, मान लेते हैं जो भी चाइल्ड होता है, मदर के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी डीएनए है, अभी हम लोगों ने देखा। तो अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी निकाली गई कि अगर मान लेते हैं कि मदर और फादर में इस तरीके से अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ आगे फैल रहा है बच्चे में, तो इसको रोका कैसे जा सकता है। तो उसके लिए किया ये गया, मदर की जो एग है, मदर साइड से जो एग है, और फादर को जो स्पर्म है, ठीक है, फादर का जो स्पर्म है, इसकी फर्टिलाइजेशन करा करके आईवीएफ टेक्निक से फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट के सेल में से जो एग है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों रिमूव कर दिया जाएगा? क्योंकि इसी में तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है, तो इसमें अब नया एग ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो नया एग है वो एक किसी दूसरे मदर का, या फिर कह सकते हैं किसी दूसरे फीमेल से लिया जाएगा जो कि हेल्दी है, मतलब इसका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि डीएनए जो जाएगा वो मदर फादर का ही जाएगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी थर्ड पर्सन का जाएगा, थर्ड पर्सन का। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि यार माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पार्ट ऑफ डीएनए रहेगा थर्ड पर्सन का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होता है। इसीलिए जो भी कैरेक्टर रिफ्लेक्ट किया जाएगा वो ओरिजिनल मदर फादर का ही रहेगा, और इनफैक्ट ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी लोगों के द्वारा हो रहा है। तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है, और इसी टेक्निक के माध्यम से जो भी माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम होगी उसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, या इसी को आप बोल सकते हैं थ्री पेरेंट बेबी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ये तो थी बेसिक सी न्यूज़ जो कि बना हुआ था उस टाइम पे। पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, यहीं पर हो गया गलत, स्पर्म नहीं एग डोनेट किया जा रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड है अगेन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एग मॉडिफिकेशन। थर्ड है स्टेम सेल से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। लास्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, और इसी वजह से ये आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। समझ आ गया? तो देखिए, जो भी न्यूज़ वगैरह आए
उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करिए। एंड इनफैक्ट एक और चीज़ ये कहा जाएगा जो अब प्रोबेबल है, चीज़ें इनफैक्ट मिल रही हैं। RS टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, इसका नाम है साइंस रिपोर्टर। दिस इज़ साइंस रिपोर्टर। इसको आप लोग ज़रा देखा करिए, ठीक है, एंड मेक नोट्स ऑफ इट। इसके नोट्स बना लीजिए। हालांकि कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि इसके जिस्ट वगैरह प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सजेशन यही है कि RS टीवी के जो साइंस रिपोर्टर है उसको देखिए। इनफैक्ट जो लोग भी 2022 में देने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। फ्राइडे के दिन आता है, तो आप देख सकते हैं इसको और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब। अब अगेन यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है, देखिए इसको भी एक काम करते हैं, इसी तरीके से ही समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है कार्बन। दिस इज नैनो एंड ट्यूब। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर डिसीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसमें आपको क्या दिया जाता है, मेडिसिन, तो मेट्स दिए जाते हैं। और इस मेट्स में आपने देखा होगा कैप्सूल होती है बेसिकली। कैप्सूल को अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके की कैप्सूल होती है, बीच में जो होता है एक मतलब कह सकते हैं कि कैप टाइप की होती है, और अंदर जो होता है इसके फिलिंग होती है। फिलिंग मतलब कि एक्चुअल में जो केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग्स होती है, उसी के अंदर में होती है। लेकिन ये जो कैप है ये बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब ये जा करके बॉडी में जो होती है डिग्रेड कर जाएगी। अब ये जो कैप्सूल है वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हाई डोज की होती है और काफ़ी अच्छा इसका मतलब बॉडी पर जो होता है असर भी होता है। लेकिन अब ये जो कुछ मेड्स ऐसी होती हैं जिनको हमें स्पेसिफिक एरिया में भेजना होता है, स्पेसिफिक एरिया में, और ये भी इंश्योर करना होता है किसी दूसरे एरिया में ये न जाने पाए। अब इस स्पेसिफिक एरिया को करने के लिए वी हैव टू थिंग्स, दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तरीका होता है जो रोबोटिक्स है, दिस इज़ रोबोटिक्स। इसमें होता क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल, दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल स्टेम सेल लिया जाता है और इस स्टेम सेल के सहारे एक रोबोट बना दिया जाता है। रोबोट, और रोबोट का मतलब यह है कि यू हैव कंट्रोल ऑफ द रोबोट। रोबोट का कंट्रोल है वो आप कैमरे के माध्यम से बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको जो ड्रग है वो पहुंचानी है वो पहुंचाया जा सकता है, और ये बायोडिग्रेडेबल होती है। और इसको लेकर के एक फ्रॉग का एक फ्रॉग का स्टेम सेल लेकर के बेसिकली बनाया गया है। और इनफैक्ट ये मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर लॉन्च भी किया गया था, ये भी न्यूज़ में आया था। दूसरा तरीका होता है कार्बन नैनो ट्यूब को लेकर के। तो बेसिकली कार्बन ट्यूब्स होती हैं एंड दे आर अगेन बायोडिग्रेडेबल, नैनो साइज़ की होती है, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज़ का 10⁻⁹ ये साइज़ की होती है। अगेन इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में, मतलब आप किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर कोई ड्रग पहुंचानी है, यू कैन यूज़ दिस कार्बन नैनो ट्यूब टेक्निक। और इनफैक्ट यही चीज़ थी जो कि मतलब मेट्स के रूप में यूज़ की जा सकते हैं। दिस इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इनफैक्ट हो सकता है कि आगे आकर के ये मतलब मार्केट में भी आ जाए, ऑल्दो इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट है। तो इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब को लेकर के। स्टेटमेंट्स देखिए, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल यही तो टेक्नोलॉजी ही है। सेकेंड है कि दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनफैक्ट यही वो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं कि अगर आपको मान लेते हैं कहीं इंजरी हो गई है तो आप डायरेक्टली उस पर अटैक करवा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली उस पर ड्रग अप्लाई करवा सकते हैं। थर्ड थिंग, दे कैन बी यूज्ड एज बायोकेमिकल सेंसर्स। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सेंसर के माध्यम से भी यूज़ किया जा सकता है। कहीं पर भी स्पेसिफिक टारगेट अगर किया जाएगा तो वो सेंसर अपने आप यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सेंसर मतलब कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली देख लिया जाएगा। और लास्ट में बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर क्या, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी देखिए साइंस रिपोर्टर में ही आया हुआ, मतलब न्यूज़ आई थी साइंस रिपोर्टर में ही, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर है कि स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड, ओके। दूसरा है इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ओके। थर्ड है कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल फॉर डीएनए एनालिसिस। पूछा जा रहा है कि अभी आज की डेट में जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है इसके बेसिस पर विच ऑफ द एबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड बाई ड्रोन्स। अब आपको पता होगा ड्रोन का क्या फंडा होता है। आजकल तो खैर जितनी भी शूटिंग वगैरह हो रही है
व्लॉग्स वगैरह बन रहे हैं वो सब ड्रोन के ही माध्यम से बेसिकली बनाए जा रहे हैं, फुटेज ली जाती है। अब ये ड्रोन का मतलब क्या होता है? ड्रोन का मतलब ये होता है जो फ्लाई कर सकता है, फ्लाइंग अन ऑब्जेक्ट, बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इसको बोलते हैं, UAV भी बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? ऊपर से आप कैमरा लगा सकते हैं, तो किसी को अगर मान लेते हैं सर्विलांस का काम कराना है तो सर्विलांस भी कर सकते हैं। और ये सर्विलांस बेसिकली जो वोल्केनो है उसको भी दिखा करके कर सकते हैं भैया चलो कौन कौन सी गैसेज निकल रही हैं, क्रेटर से क्या हो रहा है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। दूसरा, ड्रोन ऊपर है उसमें आप एक पेस्टिसाइड डाल दीजिए और उसके बाद से स्प्रे करना शुरू कर दीजिए, तो स्प्रे भी किया जा सकता है इनफैक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर ब्रीद सैंपल, अगेन हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को ओशन के ऊपर या फिर कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं देन ऑब्वियसली वी कैन टेक दिस ऑल्सो। तो ये भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, हालांकि ये अभी प्रैक्टिस में आया नहीं है, बट अगेन हम क्या कर सकते हैं? एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो है दिस कैन बी आंसर, दिस कैन नॉट बी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तीसरे में क्या चीज़ है? तो फिलहाल ईदर इट विल बी ए और इट विल बी डी। सजेशन यही है कि डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है यूपीएससी क्या आंसर देती है। फिलहाल आप डी के बेसिस पर मतलब डी आंसर मान करके चल सकते हैं, क्योंकि अगेन क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बेसिस पर चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर है जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। अभी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के ही जो डिस्कशन किया है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ वाला, सेम वही सारी चीज़ें IVF वाली यहाँ पर भी यूज़ हो रही हैं। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से इसके बारे में देखते हैं कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। सेकंड है, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज। थर्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ ए पिग। अब देखिए अगर मान लेते हैं सपोज जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग है बेसिकली इसको बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड स्पर्म और एग के बेसिस पर जाइगोट बन जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली द न्यू, यू कैन से, अभी बेबी नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं न्यू स्पीसी है ये एक, ठीक है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। दिस इज़ अनडेवलप्ड, ठीक है, अनडेवलप्ड। और यही रीज़न है कि इसकी अबॉर्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अबॉर्शन इसकी करा दी जा सकती है, अबॉर्शन इनफैक्ट करा भी दिया जा सकता है, और दिस इज़ अगेन परमिटेबल, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि जेनेटिक चेंजेस क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? यस यू कैन इंट्रोड्यूस। इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा कि ये जेनेटिक जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो किए जा सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग जो जाइगोट का DNA है, इस DNA की सीक्वेंसिंग करके जो भी हेरिडिटरी डिसीजेज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया या फिर आपकी किडनी की डिसीज़ हो गई, ठीक है, तो इन शुगर की डिसीज़ हो गई, है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो DNA सीक्वेंसिंग की मदद से हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये अभी थोड़ा सा अनएथिकल है और इसके अगेन अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात किया जाए तो यस वी कैन डू दिस, ये हम लोग कर सकते हैं। पर्सन का जीनोम है कैन बी एडिटेड, अगेन ये भी कर सकते हैं। और लास्ट में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड, बिल्कुल यस। इनफैक्ट होता क्या है, अगर आप मेडिकल थोड़ा साइंस में अगर आप जाएंगे, कई बार क्या होता है कि अगर हार्ट काम नहीं करता है बंदे का, ठीक है, और अगर उसको फिर भी ज़िंदा रखना होता है, तो अगर एक तो होता है सेम मैच का आपको हार्ट मिल जाए, यू कैन ट्रांसप्लांट द हार्ट, लेकिन इन केस अगर नहीं मिलता है तो पिग का ही हार्ट लगाया जाता है बंदे के अंदर में, ठीक है। तो ये एक मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात है और ये बहुत ही मतलब बेसिक सी बात है, किया जाता है, ये बहुत रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीज़ है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अब देखिए हम लोगों ने अभी बात किया था सेल की जो बेसिक्स थी उसके बारे में बात किया था। सेल में देखिए यहाँ पर यही चीज़ पूछी आ रही है, क्या जनरल डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो प्लांट सेल होती है इसमें सेलुलोज भी होती है, और जबकि एनिमल सेल जो होती है उसमें सेलुलोज का पार्ट नहीं होता है। तो प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल एनिमल्स डू नॉट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। अब देखिए ये हो गया रॉन्ग, क्योंकि इनके अंदर भी सिंपल सी बात है, कोई भी जो सेल है वो सूखा तो होगा नहीं, उसमें प्लाज्मा तो होना ही होना होगा। तो ये जो प्लाज्मा है ये बेसिकली एनिमल सेल में भी होता है और आपके जो प्लांट सेल होती है उसमें भी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा।
और इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है कि मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। बिल्कुल, जो प्लांट सेल होती है इसमें वैक्यूल बड़ा होता है, लार्ज साइज़ का होता है। एनिमल सेल में या तो ये स्मॉल होता है या कई बार एब्सेंट भी होता है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन समझ में आ गया। बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न और फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। अब देखिए, पढ़ करके लगेगा यार बेंजीन पॉल्यूशन क्या पता, हमें नहीं पता। बिल्कुल सही बात है, नहीं पता होगा, लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ रखा होगा, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी, और ये बहुत पुराना है, एम्बियंट एयर क्वालिटी। कोई भी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। इनफैक्ट इसी को रिफाइन करके एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यू हैव 8 पैरामीटर्स। यहाँ पर क्या है कि पैरामीटर जो है रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, कुछ 10 पैरामीटर होते हैं, और उसमें से एक पैरामीटर बेंजीन भी होता है। यानी कि बेंजीन पॉल्यूशन, दिस इज रिलेटेड विथ व्हाट, दिस इज रिलेटेड विद एयर क्वालिटी, एम्बियंट एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ से पता चल गया कि जो एयर क्वालिटी को अगर हम मेज़र कर रहे हैं, दैट मीन्स एयर रिलेटेड, एयर पॉल्यूशन के बारे में ही बातें हो रही होंगी। बस एयर पॉल्यूशन का आप नाम लीजिए और उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या ऑटोमोबाइल से निकलता है? बिल्कुल निकलता है। क्या टोबैको से होता है? बिल्कुल होता है। वुड के बर्निंग से, बिल्कुल लकड़ी जलाएंगे, होगा ही ना। इसके अलावा यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, अगेन इसकी भी पॉलिशिंग वगैरह में। फिर उसके बाद से जो पॉली यूरीथेन होता है इसमें भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको सोचना है, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आंसर मिले, और कई बार क्या होता है ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलिफेंट को लेकर के क्वेश्चन है। अब देखिए, एलिफेंट को लेकर के क्वेश्चन होगा तो अब आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, यार एलिफेंट के बारे में मुझे पता ही नहीं है, क्या क्या पूछ लिया गया है। कल को अगर मान लेते हैं शेर के बारे में पूछ दिया गया कि इसकी जेस्टेशन पीरियड क्या है, बच्चे को पालने में कितना टाइम लग जाता है, तो हर चीज़ के बारे में आप नहीं पढ़ सकते हैं, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। बट ऑप्शंस देखना है यहाँ पर क्या है। पहला स्टेटमेंट देखिए, लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल। अगर आप कोई भी नेशनल पार्क अगर आप विज़िट किए होंगे तो आपको आपका गाइड ये ज़रूर बताया होगा कि यस दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। जो फीमेल होती है बेसिकली लीड करती है, तो फीमेल जो होती है वो लीडर होती है। सेकेंड है, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। नो आइडिया, पता नहीं, ये इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये क्या होगा। थर्ड इज, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अगेन यहाँ पर भी आइडिया नहीं लग रहा है कि आखिर में क्या होगा। 40 साल तक केवल और केवल बच्चे को जन्म दे सकते हैं, क्या चीज़ है, नो आइडिया, पता नहीं चल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट लेकिन सबने पढ़ रखा होगा, क्योंकि एलिफेंट की सेंसस आती रहती है और ये तो खैर एकदम रट्टा मारने वाली चीज़ होती है। एलिफेंट के सेंसस में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप पे है, सबसे ज़्यादा एलिफेंट है यहाँ पर, एंड प्रोबेबली सेकेंड वन इज़ कर्नाटका। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है, मतलब ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, अमंग द स्टेट इन इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन इज़ इन केरला। ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो साफ साफ पता चल गया कि फोर्थ रॉन्ग है। तो बी कट गया, डी कट गया। अब आपके पास ऑप्शन है या तो 1 और 2 करेक्ट होगा या फिर 3 करेक्ट होगा। अब आपको पता है कि 1 करेक्ट है क्योंकि नेशनल पार्क आपने विजिट किया था, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि दिस इज़ प्रॉब्ली द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप नहीं भी विजिट किए होंगे तो भी 50-50 हो गया है, अब आप चांस ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब आपको पता है कावेरी बेसिन, कावेरी का डिस्प्यूट सबने पढ़ रखा होगा। तो कावेरी का डिस्प्यूट अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये कावेरी रिवर कहाँ कहाँ से बहती है। तो एक इलाका हो गया आपका पौंडीचेरी का, एक इलाका हो गया आपके केरला का, एक इलाका हो गया आपके तमिलनाडु का, और लास्ट हो गया आपका कर्नाटका का। यही है, यही पार्टीज़ है ना। अब देखिए, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया कर्नाटका, पापी कोंडा हो गया, दिस इज इन तेलंगाना। उसके बाद से सत्यमंगलम हो गया और आपका वायनाड हो गया, तो ये हो गई आपकी केरला। और बेसिकली नागरहोल, सत्यमंगलम, ये सब के सब आ जाते हैं आपके जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी में तो साफ साफ पता चल गया कि यार ये सब तो होने ही चाहिए। लेकिन तेलंगाना वाला ये क्या करेगा, तो सेकंड ऑप्शन कट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन आपने कट किया, बस आपको आंसर मिल गया, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड जो नेशनल पार्क्स हैं, इसको रट्टा मारना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी सीलोन फ्रॉगमॉथ
फिर कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनिवेट एंड वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये किस कैटेगरी के हैं, बायोडाइवर्सिटी किस कैटेगरी की है। एक हो गई चिड़िया वाली, फिर है प्राइमेट्स की हो गई, रेप्टाइल्स की हो गई, एम्फीबियंस की हो गई। अब वाइट थ्रोटेड रेड स्टार, एक तो पता चल गया कि यार वाइट थ्रोट या फिर ये वल्चर वाला बहुत ज़्यादा आपने सुन रखा होगा कि वल्चर्स जो हैं ये वाइट थ्रोट हो गए या फिर स्लाइड बेलीड हो गए, इस तरह से कई सारे नाम हैं, है ना। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि यार ये होना तो चाहिए बर्ड्स, है ना, बर्ड्स होने चाहिए। तो इसके बेसिस पर आप गेस कर सकते हैं। देखिए इतना कोई याद नहीं रख पाता है, यू कैन ईजिली गेस हियर, बस यही कहा जा सकता है कि नाम से आप गेस कर सकते हैं। प्राइमेट बंदर तो है नहीं, है ना, नाम से पता चल रहा है ये सब बंदर तो नहीं होने चाहिए। रेप्टाइल्स अगेन सांप वगैरह की कैटेगरी नहीं है। एम्फीबियंस अगेन जो होती है इसकी कैटेगरी भी नहीं लग रही है, तो लग यही रहा है कि बर्ड्स का ही है। बाकी देखिए दिस इज़ अगेन अ गेस, ठीक है, इसको इतना आप याद नहीं रख सकते हैं, याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप नाम पढ़ करके भी गेस कर सकते हैं क्या चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो नाम पढ़ करके, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जो नाम पढ़ के आप गेस कर सकेंगे एंड आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज़ वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसी ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर बारहसिंगा दैट थ्राइव वेल ऑन हार्ड ग्राउंड। अब देखिए स्वाम्प डियर, अगर आपने स्वाम्प डियर के बारे में पढ़ा होगा तो ये बात आपको पता होगी कि जो स्वाम्प डियर है ये 3 स्टेट का नेशनल मतलब स्टेट एनिमल है। कौन कौन से? एक आपका है उत्तर प्रदेश, है ना, दूसरा है आपका दिस मध्य प्रदेश, ठीक है, एक सेकेंड यार, दूसरा है मध्य प्रदेश और लास्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हालांकि ब्लैक बक भी है बट दिस इज़ द एनिमल हियर। तो ये 3 इलाके में है, तो प्रॉबेबली इन्हीं इलाकों में मिलना भी चाहिए। तो कान्हा या फिर कूनो नेशनल पार्क दोनों एक ही नाम है, ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मानस यह है असम में, ठीक है। फिर इसके बाद से मुदुमलाई साउथ इंडिया का पार्ट हो गया और ताल छपर ये आपका राजस्थान में है। अब पता चल गया क्या होगा आंसर, सिंपल सी बात है, कान्हा, यही तो हो गया, है ना, यूपी एमपी एंड आंध्र प्रदेश। तो एमपी वाला मिल गया, आंसर आपका आ गया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। अगेन अब देखिए, अब मस्क डियर हो गया या फिर इसी तरीके से जितने भी ये डियर वगैरह होते हैं ये आपको मेनली मिलते हैं इसी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले ही इलाके में, ठीक है। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? दिस इज़ इन उत्तराखंड। गंगोत्री अगेन उत्तराखंड। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश का और लास्ट है आपका मानस, ये है असम। एक बात तो श्योर हो गई, 4 तो आंसर नहीं होना चाहिए, 4 वाला आप कट कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। और पहला और दूसरा तो होना ही होना चाहिए, एक ही स्टेट के हैं, तो बस यहाँ से आंसर आप क्लिक कर सकते हैं कि 1 और 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यस प्रोबेबल ज़रूर होता है, लेकिन खैर उत्तराखंड वाली चीज़ जो है वो मैच कर रही है, तो आप आंसर के बेसिस पर जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा पैटर्न चेंज है, और इनफैक्ट ये पैटर्न चेंज 2 क्वेश्चन में मिला। यहाँ पर देखिए लिखा है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबल और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन होती हैं, रोड कंस्ट्रक्शन जो होती हैं इसमें मेनली यूज़ होता है हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी यही मेनली यूज़ होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बिटुमिन या फिर कोलतार वगैरह, आप लोगों ने देख रखा होगा कि पहले कोलतार बिछाते हैं और उसके ऊपर से, है ना, तो दिस इज़ बेसिकली बिटुमिन बेस्ड रोड होती हैं। हॉट मिक्स एसफॉल्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग, मतलब कि ये कार्बन जो है वो एमिशन का काम करता है, कार्बन एमिशन जलाते हैं, देखे होंगे आपने, तो कार्बन एमिशन करता है। तो हॉट मिक्स की जगह अगर हम लोग कोल्ड मिक्स कर दें तो बात बन जाएगी, बिल्कुल। तो वही चीज़ है कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, ये तो आंसर होना चाहिए और 4th नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या इसके बेसिस पर हमें आंसर मिल रहा है। 4th को पहले आप कट कर दीजिए, तो 4th को मैंने कट कर दिया। सेकंड ऑप्शन में होना चाहिए, देखिए डी में नहीं है, ए में है, बस आंसर आ गया आपका, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर देखना होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको आंसर पता हो। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिसके बेसिस पर आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए स्टील स्लैग है, अब ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन कराई गई है, ठीक है,
रोड कंस्ट्रक्शन में ऊपर एक आपको हिंट दिया गया था कॉपर स्लैग का, कॉपर स्लैग का, देख लीजिए यहाँ पर जो है कॉपर स्लैग का एक ऑप्शन दिया गया था, और कॉपर स्लैग से अब पता चल गया कि ये जो कॉपर स्लैग है, दिस इज़ कॉपर स्लैग, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो स्लैग, किसी भी मिनरल का अगर आप स्लैग निकालते हैं, दिस कैन बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो यहाँ से स्टील स्लैग है, ये बात पता चल गई कि यार ये जो भी चीज़ है, नहीं पता क्या चीज़ है, जो भी चीज़ है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली थिंग। अगर ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक के ज़रिए। क्या हम रोड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बढ़िया चीज़ है, रोड बनाएंगे। क्या हम एग्रीकल्चरल सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल ऐश। अब आपको पता है कि जो कोयला होता है, जो कोल होती है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। इसमें जितना भी इम्प्योरिटी आप सोच सकते हैं वो सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितनी भी गैसेज आप सोच सकते हैं वो सारी गैसेज होती हैं, पोल्यूटिंग वाली, ऑब्वियसली दिस इज़ पोल्यूटिंग गैसेज, सब गैसेज होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ओजोन भी होगा, बेंजीन भी होगा, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, हमारे यहाँ का मोर देन 60% इलेक्ट्रिसिटी यहीं से निकाला जाता है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और NOx यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जो है ये इन्वायरमेंट रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एयर क्वालिटी है ना, ये सब जो है एयर क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं, प्लस साथ ही साथ में ये आपका क्या हो गया है, एसिड रेन का भी फंडा हो गया। तो एसिड रेन भी इंडस्ट्री से निकलता है, वही चीज़ है। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कोल जो होता है वो बढ़िया जो कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और लास्ट में पीट। हमारे यहाँ पर एक तो टर्शरी कोल है और प्लस हमारे यहाँ पर जो एंथ्रासाइड वगैरह वो नहीं है, हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं है हमारे पास, पीट मतलब पुअर क्वालिटी का है। तो वी हैव पुअर क्वालिटी कोल बेसिकली, इसीलिए हम लोग बाहर से इसे इंपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुअर क्वालिटी है तो हाई ऐश कंटेंट तो होगा ही होगा। और कोल के बारे में आप लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि हमारे यहाँ पर पुअर क्वालिटी ऑफ कोल है, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से आपने पता चल गया कि ये ऑप्शन जो होता है डी होगा, ऑल द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिर से हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोकैर इन द फार्मिंग। अब आपने बायोकैर के बारे में ज़रूर से पढ़ रखा होगा, इनफैक्ट बायोकैर हो गया या फिर हाइड्रोकैर हो गया, इन दोनों के बारे में 100% आपने पढ़ रखा होगा। अब ये क्या है, दीज आर द टेक्निक्स, ये है टेक्निक। और ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में ये है, जैसे पराली होती है ना, जैसे क्रॉप रेसिड्यू होती है जो, तो क्रॉप रेसिड्यू को पहले क्या करते थे फार्मर जो होते थे वो बर्न कर देते थे, जला देते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर जलाओगे तो हम आप पे फाइन मार देंगे, इनफैक्ट दिस कैन लीड टू प्रिजनमेंट, जेल में भी डाल सकते हैं। गड़बड़ है, हालांकि लॉ में थोड़ा सा खैर मोरल प्रॉब्लम है, लेकिन वो खैर अलग इशू है, वो डिफरेंट थिंग है, वो मेंस के क्वेश्चन में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस रेसिड्यू के लिए एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी दिया गया, फिर कह सकते हैं अल्टरनेटिव दिया गया, और इस अल्टरनेटिव का ही नाम है बायोकैर एंड हाइड्रोकैर। इसमें क्या होती है, जो पराली होती है, जो क्रॉप रेसिड्यू होती है, उसी को क्या करते हैं कि एक तरीके से उसको बाइंड करके इस तरीके की रोलिंग कर लेते हैं। अब ये रोलिंग को आप बर्न कर सकते हैं, इसी रोलिंग को आप एग्रीकल्चर में भी, फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फर्टिलाइज़र का काम करने लगता है। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है कि कुछ बायोकैर्स ऐसे भी होते हैं जिसको हाफ बर्न किया था। हाफ बर्न का मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिया जाता है, और इससे क्या होता है कि ये कोल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी, लेकिन ध्यान रखना है एब्सेंस ऑफ एनारोबिक प्रोसेस होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इतना समझ में आ गया तो ज़रा आ जाते हैं ऑप्शन में। और एक और चीज़, ये जो बायोकैर है दिस मस्ट बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा तो 100% श्योर है कि मोस्टली सारे आंसर जो है करेक्ट होने चाहिए। क्या है, बायोकैर कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये बढ़िया स्टेटमेंट आ गया है, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन एक्सपेक्टेशन यही है कि वर्टिकल फार्मिंग एक सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ज़रा वर्टिकल फार्मिंग समझिए क्या है।
वर्टिकल फार्मिंग किसे पता है? व्हाट इज़ वर्टिकल फार्मिंग, किसे पता है? देखिए वर्टिकल फार्मिंग का मतलब ये होता है, देखा होगा आप लोगों ने आजकल मेट्रो सिटीज़ जितनी भी हैं, लखनऊ वगैरह या फिर दिल्ली वगैरह, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं बेसिकली, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके की अब जो है एक क्यारियाँ बन के आ रही हैं, इस तरीके की क्यारियाँ हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर प्लांट, इसमें क्या होता है पॉकेट मतलब पैकेट टाइप के बने होते हैं। बने क्या होते हैं, बेसिकली लगाया जाता है पैकेट्स। इस पैकेट में जितना भी इसेंशियल आइटम होता है वो सारा सारा रहता है। बस इसको क्या करना होता है कि पानी से जोड़ दिया जाता है, वाटर कनेक्शन इसको दे दिया जाता है एक जगह पर। अब ये आपस में कनेक्टेड हैं सब के सब, जितना पानी की ज़रूरत है सब के सब जो होता है वो पानी पैकेट ले लेते हैं। इसमें आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट, छोटे प्लांट, ऐसा नहीं कि आप आम का पेड़ लगा दीजिए, छोटे प्लांट ही लगा सकते हैं आप इसमें। इनफैक्ट कई लोग क्या करते हैं, जो अपने घर है उसकी जो रूफ़ होती है उसमें इस तरीके का वर्टिकल फार्मिंग, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल फार्मिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल फार्मिंग। तो ये बेसिकली वर्टिकल फार्मिंग में होता क्या है, इस पैकेट में क्या होती है, जितनी भी न्यूट्रिएंट की चीज़ें होती हैं जो प्लांट को ज़रूरत है, जो भी मिनरल वगैरह, वो सब इसमें से पहले मौजूद रहता है पहले से ही। और इसमें एक पानी की एक मतलब इंजेक्शन रहती है, पानी इंजेक्ट करने के लिए सप्लाई आप मेंटेन कर दीजिए, और उसके बाद से पानी की ही एक एक्सटर्नल ज़रूरत होती है, बाकी उसके बाद से प्लांट ग्रो कर जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो पूरा का पूरा घर की जो रूफ़ है इसमें सेम यही वर्टिकल फार्मिंग कर देते हैं और यहाँ पर अपनी फल सब्जियाँ उगाना शुरू कर देते हैं, और इसी को ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ आ गया वर्टिकल फार्मिंग का मतलब क्या है? तो वर्टिकल फार्मिंग में जैसे एक्वापॉनिक्स, एक्वापॉनिक्स मतलब कि जो पेड़ पौधे पानी वाले होते हैं, है ना, पानी में जो उगाए जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर मतलब आप उगा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं, छोटे मोटे जो सब्जियां हैं वो भी, वेजिटेबल्स वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल फार्मिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। बायोकैर यहाँ पर क्या करेगा, इसी बायोकैर को एग्रीकल्चर में जैसे हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ दिस इन द वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक ऑल्सो। ठीक है, अगला है व्हेन बायोकैर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगेन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बायोकैर है ये है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, और इनफैक्ट नाइट्रोजन नहीं है तो उसको नाइट्रोजन देना। यूरिया का काम भी तो यही था, नाइट्रोजन देना अमोनिया के माध्यम से, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि व्हेन बायोकैर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। अगेन ये भी बढ़िया चीज़ है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि पानी को ज़्यादा समय तक रोक करके रखे, अच्छी चीज़ है, इवेपोरेट नहीं करेगा, पानी की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वैसे ही हमारे यहाँ पर पानी की दिक्कत होना शुरू हो गई है। तो ये सब यहाँ पर क्या है, सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको जो भी स्टेटमेंट वगैरह वो पहले से पता होंगे, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है, और वहीं पर आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। आपको अपने बेसिक नॉलेज, थोड़ी सी एक्सपीरियंस और थोड़ा सा लॉजिक लगा करके सोचना पड़ेगा क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, सेम जैसे ये बायोकैर वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया था और बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए, सबने पढ़ रखा है कि जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला बनाया गया है, इसमें 6 कैटेगरी होती है। तो दिस इज़ बेसिकली शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 एंड 2 में सबको पता है कि यार हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। 3 और 4 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 5 में वर्मिन कैटेगरी है जो कि बताई जाती है किसे आप मार सकते हैं, और 6 में है प्लांट। इतना सब लोग पढ़ के भी जाते हैं, इतना किताबों में भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछ लिया गया था कि 6 में ये जो प्लांट है इसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज देयर, क्या कर सकते हैं आप इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसी इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन देखिएगा। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेकेंड है, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये तो मतलब हाईली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको तो आप सिंपली इसको हटा दीजिए, ये मतलब लिखा ही ऐसा गया है कि बता रहा है कि हम नहीं होंगे। थर्ड है, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट CBD भी है हमारे पास, है ना, कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी, UNCBD, तो हो सकता है ये भी, इसमें कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास कार्टिगिना प्रोटोकॉल भी इसी को लेकर के है, कार्टिगिना प्रोटोकॉल
जहाँ पर जो है प्रोटोकॉल, यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की आपस में शेयरिंग की बात की गई है। लास्ट ऑप्शन है सच अ प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। ये भी हटा दीजिए, ये भी लग रहा है कि यार हार्मफुल और इन्वेसिव वाली चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, तो अलग है, क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है प्रोटेक्शन। यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्शन की कि आखिर में क्या चीज़ें हैं। IUCN का मतलब क्या होता है? IUCN का मतलब जो रेड लिस्ट है बेसिकली, इसमें क्या है, कौन से स्पीसी इंडेंजर्ड हैं, कौन से स्पीसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कौन से स्पीसी वल्नरेबल हैं, कौन से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कौन से क्या। इसका मतलब क्या है, क्यों दिया जाता है? ताकि आप प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि आप कंजर्व कर सकें। सेम वही चीज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी है, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो एक बात तो समझ में आ गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पर हो रही है प्रोटेक्शन की, यानी अगर आप किसी प्लांट को कल्टीवेट करना चाहते हैं, यू नीड हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, दैट मीन्स यू नीड अ लाइसेंस। समझ आ गया? तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके चलाना है, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉजिक जो है वो आपका एग्जाम में काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ और आर द एडवांटेज ऑफ ज़ीरो टिलेज। अब अगेन देखिए, जो ज़ीरो टिलेज है ये भी बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ज़ीरो टिलेज में क्या होती है कि जो आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड होती है, यहाँ पर की जाती है मल्चिंग। मल्चिंग करने से जो नीचे की सॉइल होती है ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली सॉइल जो होती है नीचे चले जाती है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी खरपतवार जो भी उगी रहती है वो फर्टिलाइज़र का काम करने लगती है, फर्टिलाइज़र। और इसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी बोलना चाहे कर सकते हैं आप। ज़ीरो टिलेज भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। यहाँ पर भी आप कोई चीज़ हटाते नहीं है, खरपतवार हटाते नहीं है, बट उसको क्या करते हैं, प्लॉ कर देते हैं, जिसके बेसिस पर मल्चिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद से यहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब जो भी मिनरल्स, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या जिसकी भी कमी होती है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम मिल जाती हैं सब चीज़ें। तो ज़ीरो टिलेज का मतलब तो समझ में आ चुका होगा। क्या स्टेटमेंट्स हैं? सोइंग ऑफ व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। बिल्कुल सही है। रेसिड्यू आप क्यों जलाएंगे? जब ये मल्चिंग के बेसिस पर, जीरो टिलेज के बेसिस पर ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा, तो क्यों आप करेंगे? पहला करेक्ट होगा फिर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैम्पलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। अगेन फिर से कर सकते हैं, दूसरी जगह पर क्यों उसको उगाएंगे जब आप जीरो टिलेज कर रखे हैं? तो वहीं पर नर्सरी लगा करके वहीं पर आप जो है कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी जो कार्बन है वो ट्रैप हो जाएगी, कार्बन जो है वो ट्रैप हो जाएगी। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, डी होगा ऑप्शन। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन है बढ़िया, ठीक है, एक सेकेंड इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। पहली बात तो ये कि जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, ये आपको पता होनी चाहिए। 2018 में लाया गया था, हालांकि 2019 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था कि रॉ मटेरियल्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अब देखिए, बायोफ्यूल के बारे में आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ रखा होगा। क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकेंड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन होती है, फोर्थ जनरेशन होती है। क्या होती है फर्स्ट जनरेशन? क्विकली क्या होती है? दिस इज़ बेसिकली द फॉसिल, मतलब फॉसिल नहीं, इसको बोल सकते हैं आप फूड आइटम, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं। सेकेंड होती हैं जहाँ पर बचा हुआ खाना होता है, ठीक है, रेसिड्यू आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द रेसिड्यू पार्ट। थर्ड जनरेशन में एल्गी होती है, एल्गी के बेसिस पर। और फोर्थ जनरेशन में होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो भी बोलना चाहें। अब यहाँ पर देखिए, जब बायोफ्यूल की पॉलिसी निकाली गई तो बायोफ्यूल हम किससे किससे निकाल सकते हैं? हम लोग बेसिकली टारगेट कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन पर। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं, और इसी को लेकर के बायोफ्यूल पॉलिसी भी बनाई गई है। यहाँ पर यह कहा गया है इसके लिए हमें चाहिए सेल्यूलोस। सेल्यूलोस का जो भी आइटम होगा उसे हम लोग पकड़ेंगे, और दूसरा हम लोग पकड़ेंगे शुगर के आइटम को। तो इन दोनों आइटम से हम लोग बनाएंगे बायोफ्यूल, ऐसा पॉलिसी में लिखा गया है। अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ सेल्यूलोस मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कैसावा, बिल्कुल। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, बिल्कुल। ग्राउंड नट में नहीं, इसमें नहीं होता है। हॉर्स ग्राम, इसमें भी नहीं होता है। रॉटन पोटैटोज एंड शुगर बीट, शुगर बीट तो होना चाहिए।
तो आंसर में 1 to 6 तो होना चाहिए, तो 1 2 and 6 होना चाहिए, बिल्कुल 3 नहीं होना चाहिए। तो 3 वाले ऑप्शन आप कट कर दीजिए, 3 वाले ऑप्शन को कट कर दिया जाए, 3 वाले ऑप्शन को कट कर दिया जाए, आंसर निकल गया है। तो बिल्कुल समझ आ गया। तो ग्राउंडनट सीड हटाएंगे, वैसे ही आपका सारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इसको अगर आप ये सोचें कि मुझे जो है बुक में लिखा हुआ मिल जाए, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। सिविल्स के एग्जामिनेशन में सिर्फ बुकिश होना अब काम नहीं करेगा, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। किसी भी चीज़ की सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाती है जैसे कि आपकी रोड बनाया गया है, ठीक है, इसी तरीके से आपका जैसे हॉस्पिटल बनाया गया है या फिर आपका स्कूल बनाया गया है। तो जितनी भी चीज़ें जो आप सामने से देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है जैसे एजुकेशन, ठीक है, जो सर्विस एक तरीके से दी जानी है, एजुकेशन हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, इसी तरीके से हेल्थ केयर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल बना देने से चीज़ें नहीं सॉल्व हो जाएंगी, वी नीड टू क्रिएट द हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हो जाती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ द सोशल कॉस्ट, तो सोशल आइटम की जो भी कॉस्ट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट। यानी कि लाइफ की क्या कॉस्ट है, एजुकेशन डिलीवर करने की क्या कॉस्ट है, तो ये हो जाएगी सोशल कॉस्ट। एक आइडिया लगा होगा दिमाग में क्या चीज़ है, यही चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पर कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू, किस चीज़ की, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन ए गिवन ईयर। हो सकता है लॉन्ग टर्म में डैमेज किया जा रहा है, यानी कि लाइफ को ही डैमेज किया जा रहा है ऑब्वियसली, इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन, बर्निंग ऑफ दोज। देखिए ये हो गया एक तरीके का फिजिकल कॉस्ट है, आप पैसे दे रहे हैं, तो दिस इज़ बेसिकली द फिजिकल कॉस्ट, क्योंकि आप आइटम को फॉसिल फ्यूल को खरीदेंगे, उसके बेसिस पर क्या अवेलेबिलिटी हो रही है, दिस इज़ फिजिकल कॉस्ट नॉट द सोशल कॉस्ट। थर्ड है एफर्ट पुट इन बाई क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन न्यू प्लेस। नई जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो अगेन दिस इज़ फिजिकल कॉस्ट, ये भी आपकी फिजिकल कॉस्ट में ही आ जाती है। और लास्ट आ जाती है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द प्लानेट अर्थ, अगेन ये भी फिजिकल कॉस्ट की ओर में ही जा रहा है। लेकिन ये जो डैमेज है ये इररिपेयरेबल डैमेज है एंड दिस इज़ प्रॉबली द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। समझ में आ गया क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा देखिए लॉजिकल होकर के आपको आंसर निकालना पड़ेगा चीज़ों का। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अब देखिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल बातें किया था इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की। अगर हम लोग एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए देखिए एक स्कीम भी चला करके रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। हम लोग कर सकते हैं बायोकैर का यूज़, तो दिस इज़ बायोकैर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एक आध साल हमको प्रति के लिए भी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक आध साल जो है फैलो लैंड भी छोड़ना पड़ेगा, फैलो भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रिक्लेमेशन के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। तो दीज आर द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। मोनोक्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यस, लेग्यूम बिल्कुल, तभी ना आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा। फिर आपका टेंसोमीटर यूज़, ये आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, नहीं पता चल रहा है क्या चीज़ है, चलिए ठीक है। अगला है वर्टिकल फार्मिंग, यस बिल्कुल होना चाहिए, तो 1 to 4 तो होना चाहिए। और एकमात्र ऑप्शन है आपका डी 1 to 4, जहाँ पर सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं 1 2 3 4। क्लियर है, समझ आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगेन ज्योग्राफी के देखिए थोड़े से क्वेश्चन अब टिपिकल किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बदनाम हो गया था कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। मेजर मिनरल अब यहाँ जरा पढ़िए, बेंटोनाइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, कैनाइट हो गया और सिलिमेनाइट हो गया। पढ़ करके लग रहा है कि यार क्या पूरी केमिस्ट्री पूछ दी गई है। आपको पता होगा जो मेजर मिनरल्स हैं उसमें से कुछ कुछ मिनरल के बारे में तो आपको पता होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है, आयरन भी ठीक ठाक ही है ना, कॉपर भी ठीक ठाक ही है। तो ये कह सकते हैं कि दीज आर प्रोबेबली द मिनरल्स जो कि मेजर मिनरल होने चाहिए। अब ये जो बेंटोनाइट है, अगर आपने कभी फ्लिपकार्ट वगैरह ओपन किया होगा तो आपको पता होगा, या फिर आप अपने अगर फेस को लेकर के, स्किन को लेकर बड़े कॉन्शियस होंगे तो आपको पता होगा मुल्तानी मिट्टी एक आती है, मुल्तानी मिट्टी। सेम उसी मुल्तानी मिट्टी के बेसिस पर ही बेंटोनाइट क्ले भी होती है, बेंटोनाइट क्ले। तो बेंटोनाइट क्ले एक बात तो समझ गया है, ना तो ये एल्युमिनियम है, ना तो आयरन है, ना तो कॉपर है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। फिर आपका होता है क्रोमाइट, फिर है कैनाइट और लास्ट में आ जाता है सिलिमेनाइट। जो कैनाइट है ये एल्युमिनियम का ओर है एंड सिलिमेनाइट भी एल्युमिनियम का ही सल्फेट है, बेसिकली एल्युमिनियम का ओर है। तो तीसरा चौथा ये दोनों के दोनों तो एल्युमिनियम के हैं, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों जो मिनरल हैं दे आर प्रोबेबली द मेजर मिनरल्स। तो ये बेसिकली मेजर मिनरल की कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। तो अब आपका तीसरा चौथा ऑप्शन खोजिए कहाँ पर है। तीसरा चौथा सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है एंड दिस इज़ द आंसर हियर। इसके अलावा जो क्रोमाइट है ये होता है आयरन का, ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली द आयरन हियर। तो यहाँ पर आपको आयरन का ओर भी मिल गया, एल्युमिनियम का ओर मिल गया, ठीक है, और इस तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर चीज़ ये आता है कि यार क्या ये इतना याद करना है, तो यस बिल्कुल, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स का नाम याद रखना होता है। इनफैक्ट ये पढ़ के भी जाना होता है ओर्स के नाम, कुछ बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी तो खैर यू कैन ईजिली ड्रॉ फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर है ओशियन मीन टेम्परेचर को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए होता क्या है, इसको अभी फिलहाल क्वेश्चन छोड़िए, पहले हम लोग जरा 2018 में एक सर्वे आया था। इनफैक्ट सर्वे क्या, IITM, दिस इज़ बेसिकली ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वाला जो पुणे में इंस्टीट्यूट है, उसने एक स्टडी पब्लिश किया था 2018 में। अब स्टडी आई थी और उसमें ये बोला गया था कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है इसके बेसिस पर हमें कोई भी जो अजम्पशंस है या फिर कोई भी फाइंडिंग है, कुछ भी अगर हमें स्टडी करना है तो इसको लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव डालते हैं। तो लोकल फैक्टर्स प्रभाव डालने के कारण से वी कैन नॉट जज एंड वी कैन नॉट अगेन एस्टिमेट एनालाइज ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही थोड़ा सा अगर हम लोग डेप्थ में जाएँ 50 to 100 मीटर अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो हमें एक ओशियन मीन टेम्परेचर मिल जाता है। और ये जो ओशन मीन टेम्परेचर है ये केवल और केवल ग्लोबल फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। और इनफैक्ट इसी के बेसिस पर जो भी हमें स्टडी करनी है या जो भी हमें फाइंडिंग्स निकालनी है वो हम इसी के सहारे निकालना चाहिए। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहला है विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Ocean mean temperature, it is measured at the depth of 26 degrees centigrade isotherm which is 129 meter in the southwest Indian monsoon during January and March। अब ये पता नहीं क्या है, 26 डिग्री एंड 129 मीटर बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। आपके दिमाग में आ सकता है कि यार इतना इस मतलब प्रिसाइज लिखा गया है तो सही ही होगा। थोड़ा सा लॉजिक भी देख लेते हैं। बात कर रहा है साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन की। अब आपको पता है कि इंडिया के जस्ट नीचे आता है इंडियन ओशियन एंड दिस इज़ द इंडियन ओशियन यहाँ पर, ठीक है, ये इंडियन ओशियन हो गया। चलिए इंडियन ओशियन हम लोगों ने लिख लिया है। कहाँ का बात कर रहा है, साउथ वेस्ट, तो दिस इज़ प्रोबेबली ये वाला एरिया, साउथ वेस्ट ये वाला एरिया है। यानी कि ये इलाका बेसिकली एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल इलाके के पास में पहुँच गया है, तो ट्रॉपिकल इलाके के आसपास में है, ठीक है। अब अगर हम लोग जनवरी से लेकर के मार्च तक का टेम्परेचर ले रहे हैं यानी कि विंटर का मौसम है, ठीक है, विंटर का मौसम है, सन जो है वो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो रिलेटिवली कम रहेगा। रिलेटिवली मतलब बाकी जुलाई वगैरह से रिलेटिवली कम रहेगा। तो रिलेटिवली कम रहेगा तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इस डेप्थ पे आते हैं तो 129 मीटर साउथ वेस्ट इंडियन मानसून में थोड़ा सा अनयूजुअल है।
और वैसे भी 50 to 100 मीटर ये हमारा सर्वे भी बोल रहा है कि इसी डेप्थ तक हम जाएंगे। 129 मीटर ये क्या होता है बेसिकली, या तो ये 100 से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये देखिए अगेन, अगर आपको ये स्टडी पता रहेगी देन ओनली यू कैन ड्रॉ दिस, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है क्या चीज़ है। क्योंकि देखिए जनरली अगर कोई चीज़ प्रिसाइजली इतनी लिखी होती है तो जनरली वो सही होती है, प्रोवाइडेड आपको स्पेसिफिकली पता ना हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर 100 से बियॉन्ड हम नहीं जा रहे हैं, 129 लिखा है बट हम लोग 100 के बियॉन्ड नहीं जाते हैं ओशन मीन टेम्परेचर के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना, ओशन मीन टेम्परेचर के लिए हम लोग 100 मीटर के बियॉन्ड नहीं जाते हैं, 50 to 100 मीटर ही लेते हैं। सेकंड है कि OMT से कलेक्ट किया हुआ जो भी डेटा होगा उसके बेसिस पर हम लोग रेनफॉल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, ये तो खैर एल नीनो का ही डेफिनीशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं, एल नीनो ला नीना की डेफिनीशन इनफैक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी खैर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए और अगर आप कम कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50-50 नहीं कुछ होता है, यहाँ पर जो होता है पूरा 100% ही है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क। अब आपको पता होगा डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताइए। दिस इज़ इन राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है। लेकिन अब डेजर्ट नेशनल पार्क का मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो है एकदम सुनसान कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग तो रहते ही हैं, बेसिकली ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पर। जैसलमेर के इलाके में पड़ता है ये, जैसलमेर। अब यहाँ पर क्या है, ये स्प्रेड किया है 2 डिस्ट्रिक्ट में, होगा क्या पता, होना ही चाहिए। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अब ये देखिए बड़ा ही अनयूजुअल सा चीज़ है कि कोई ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब अगर आप अंटार्कटिका भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी ह्यूमन हैबिटेशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप इजीली आप कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए। बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बिल्कुल ही, थर्ड तो होना चाहिए और सेकंड नहीं होना चाहिए। तो सेकंड को आप कट कर दीजिए और थर्ड को आप मान लीजिए, तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। नेक्स्ट है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है EPA के अंतर्गत बनाया गया है 1986 में, एंड दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। और फिर है, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। हाईएस्ट लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन नहीं है हमारे यहाँ पर। हम लोग वेल से या फिर आपकी कैनाल से इस तरीके से इरीगेशन करते हैं, फिर भी इंडिया का लार्जेस्ट एरिया नहीं है, चाइना वगैरह का है। तो ये इलाका जो होता है हमारा इरीगेटेड नहीं है, तो थर्ड तो नहीं होना चाहिए, तो थर्ड आप कट कर दीजिए। सेकंड होना चाहिए, तो सेकंड ही एकमात्र आंसर है। अब पहले का ये जो डेटा दिया गया है इसके बारे में आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और वैसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको पता है। इनफैक्ट इस बॉडी के बारे में तो खैर आप लोग पढ़े ही रहते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, और ये बनाई गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ही अंतर्गत। तो देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है कि टाइगर रिज़र्व मतलब कहाँ का है। तो टाइगर रिज़र्व देखिए नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा है, यही है ही, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो ये है बेसिकली इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको सजेशन सिंपली यही है कि जब भी आपका क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा सा लॉजिक लगा करके सोचिए। पहली चीज़, ज्योग्राफी की नॉलेज आपको भरपूर लगानी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का नहीं आएगा लेकिन लिंक करते हुए आएगा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। लॉजिक आपको लगाना ही लगाना है, प्लस साथ ही में थोड़ा सा आप अपने बेसिक कंसेप्ट को देखिएगा कि क्या बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बेसिक कंसेप्ट के ही बेसिस पर 100% श्योर अप्लाई होगा, ठीक है। उसी के बेसिस पर क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, 100% श्योर है पूछा है, मतलब बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होगा और इसी का आपको अप्लाइड फॉर्मेट यूज़ करना होगा। तो ये अब एक थोड़ा सा टफ टास्क होगा आपके लिए। तो बेटर यही है कि बेसिक कंसेप्ट को आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करें विथ सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। चीज़ों को देखिए, फिर उसके बाद से आपको आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन्वायरमेंट की भी पूरी डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड प्रोबेबली दिस विल हेल्प किया होगा आपको, ठीक है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।